भाभी, आज तो मेरा मन है मैं कचौड़ियाँ खाऊं। अरे, खाना भी चाहिए। जब तुम्हारा मन कर रहा है तो खाओ। तुम आराम से बैठो, मैं भी कचौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। किरण की दोनों भाभियां उसके आगे पीछे लगी रहती थी। फिर कुछ देर के बाद रश्मि कचौड़ियाँ बनाकर लाती है। अरे, ये लो दीदी, आप आराम से बैठकर कचौड़ियाँ खाओ। और अगर आपको कचौड़ियाँ पसंद आ जाएं तो प्लीज़ मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दीजिएगा। प्लीज़। भाभी, सच्ची बताओ ना, कुछ खास नहीं बनी है कचौड़ियाँ, बस ऐसे ही हैं। भूख लगी है तो खा रही हूँ, और आपने बनाई है तो खा ले रही हूँ। वैसे कोई खास बात नहीं है इन कचौड़ियों में। देखो दीदी, अगर तुम्हें कचौड़ियाँ पसंद नहीं आई तो तुम गुस्सा मत होना और अपने मन में कुछ ऐसी वैसी बात मत लाना। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं दूसरी बना कर लाऊं? अरे नहीं नहीं भाभी, बस इतना बना दिया बहुत है। आपके यहाँ की कचौड़ियाँ खाकर मेरा मूड खराब हो गया। अब और कुछ नहीं, बस हो सके तो आधे घंटे बाद एक कप चाय बना लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी ना तुम्हारे लिए चाय। तुम जाओ जाओ, अपने कमरे में आराम करो। मैं आधे घंटे में चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। फिर शाम को भाभी, देखो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नए डिजाइन की सोने की अंगूठी खरीदूं, बिल्कुल वैसी जैसे आपने पहन रखी है। अब क्या बताऊं भाभी, आपके नंदोई जी हैं तो वो अपनी जेब ढीली करने को तैयार ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बस दूसरों की अंगूठी देखकर ही संतोष कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, अब दूसरों को देखकर अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। ये लो, आपको अंगूठी चाहिए ना, ये लो। आप पहनो मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। अच्छा, मैं चलती हूँ किचन में, खाना बनाना है। भाभी, बड़ी भाभी ने कचौड़ियाँ खिलाकर सारा मूड खराब कर दिया। अब आप ना दोपहर में प्लीज़ कुछ अच्छा बनाना। अच्छा, आपको अगर बाहर का कुछ खाना है तो बता दो, मैं ऑर्डर कर दूँगी। पता नहीं आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आए या नहीं। अच्छा भाभी, आप एक किंग पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो। मेरा मन था पिज्ज़ा खाने का। अरे 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 अरे, आप लोगों को क्या लगा कि ये रश्मि और रीता अपनी ननंद कविता से बहुत प्यार करते हैं? अरे नहीं, तो चलिए हम आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। अरे ये इनका प्यार नहीं, इनका डर था, डर, यानी डर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि भाभी ने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर अपनी ननद को पकड़ा दी। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। अब श्यामलाल मिश्रा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब बच्चों की शादी हो गई थी और उसकी ननद भी शादीशुदा थी। जहाँ एक और रश्मि अंधविश्वासी महिला थी, अपनी लाइफ में हो रही हर एक घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देखती थी। अब रश्मि की आदत थी कि हर छोटी बड़ी बात पर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच विचार कर लेती थी। तो वहीं छोटी बहू रीता सीधी बात के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं थी। इसलिए उसकी जेठानी रश्मि जैसा करती, जो कहती, उसी का अनुसरण छोटी बहू भी करती थी। अभी 2 दिन पहले तक रश्मि और रीता की जिंदगी में बहुत शांति थी। अब रश्मि और रीता के जिंदगी की ये शांति तब भंग हुई जब इनकी ननंद कविता शादीशुदा थी और वह जब कुछ दिनों के लिए लौटकर अपने मायके आती है। फिर मायके आने के बाद जैसे, भाभी क्या है ये, आपने ये दूध फ्रिज में नहीं रखा? जब से आई हूँ देख रही हूँ बाहर ही पड़ा है। देखना, अब ये दूध फट जाएगा। तो अपनी ननंद की बात सुनकर रश्मि दूध का भगोना उठाकर फ्रिज में रखने लगती है। अच्छा भाभी, अब एक कप चाय तो बना दो, फिर दूध फ्रिज में रखना। फिर जैसे ही रश्मि वो दूध गैस पर चढ़ाती है कि देखते ही देखते वो दूध फट जाता है। अरे देखा, कितनी काली जुबान है इस कविता की। उधर उसने कहा और इधर दूध फट गया। अरे हम तो रोज ही 2-3 बजे दूध फ्रिज में रखते हैं, आज के पहले तो कभी नहीं फटा, और आज देखा फट गया दूध। अरे ऐसी कोई बात नहीं दीदी, मैं फटे दूध का पनीर बना देती हूँ, शाम को काम आ जाएगा। अच्छा भाभी, आप पनीर बना तो रही हो, पर पहले देख लो कहीं खराब पनीर खाकर किसी का पेट खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसे कई बार पनीर बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा पनीर बन जाता है।
फिर भाभी की बात सुनकर कविता कंधे उचकाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के समय रश्मि और रीता मिलकर उस पनीर की बढ़िया लजीज स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। अरे भाभी, मेरा तो पेट भरा हुआ लग रहा है, मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। आप दोनों ना मेरा खाना मत बनाना। अब कविता को छोड़कर घर में बाकी सबने उस पनीर की सब्जी को बड़े ही मन से खा लिया था। लेकिन जैसा कविता ने कहा था, कुछ देर बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। अब घर में बारी बारी करके सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे मेरा पेट दर्द से हाल बेहाल हो रहा है। अरे ऐसा क्या डाल दिया था सब्जी में? अरे भैया, मेरा भी मन उल्टी जैसा कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। जरूर आज के खाने में ही कोई गड़बड़ थी। अरे खाने में क्या गड़बड़ होगी, हम तो रोज ही खाना बनाते हैं, आज कोई पहली बार थोड़े ना बनाया है। अरे भाभी, आप ना सच कह रही थी। मुझे लग रहा है इस कविता की जुबान सच में काली है। ये जो कहती है सब सच हो जाता है। मुझे तो पहले ही लग रहा था। अब देख, पहले अच्छा खासा दूध फट गया था और अब देख पनीर भी खराब हो गई। अरे इस कविता की नज़र से तो बच के रहना, नहीं तो एक बार लग गई ना तो भगवान ही मालिक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। फिर अगले दिन सुबह। अरे छोटू, हटो वहाँ से, वरना गिर जाओगे अभी। अब कविता का इतना कहना ही था कि छोटू वहाँ धम से गिरता है। अरे कविता, इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? उसके लिए तुम्हें ऐसी बात क्या जरूरत थी निकालने की? अब देखा ना, आपने कहा और वो गिर गया। वो भाभी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि छोटू अलमारी पर चढ़ रहा था। अरे कविता, तुम अपना ये लेकिन किंतु परंतु सब अपने पास रखो। अरे कोई दुश्मन के बच्चों के लिए भी ऐसी कोई गलत बात नहीं निकालता, और तुम उसकी सगी बुआ होकर उसके लिए ऐसा अनाप शनाप बक रही हो। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे कहने से ही छोटू वहाँ पर गिरा है। अरे जब वो शैतानी करेगा तो गिरेगा ही ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी अगर आपको अपने बच्चे के लिए इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ है, कहाँ चढ़ रहा है, क्या खेल रहा है। देखो कविता, तुम मुझे पहाड़ा मत पढ़ाओ। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी जुबान काली है। अरे तुम्हारी ये काली जुबान अगर कुछ कह दे तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट खाए। अच्छा, क्या कहा आपने? मेरी जुबान काली है? अभी तक तो मेरी जुबान गोरी थी, अब काली कैसे हो गई? अब मैं भी तो जानू जरा। देखो कविता दीदी, इसमें बुराई क्या है? जो कह रही है रश्मि भाभी वो बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपकी जुबान ऐसी है तो थोड़ा सोच समझ कर आपको अपने जुबान से कुछ निकालना चाहिए ना। अब आपको बच्चे के बारे में ऐसा कहने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तो तुम लोगों के कहने का मतलब है कि अगर मैं अभी कह दूं कि भैया सामने से आ रही इस टेबल से टकरा जाएंगे तो वो सच में टकरा जाएंगे? अब कविता का इतना कहना ही था कि सामने से आ रहे रविंद्र सच में टेबल से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। देखा देखा रीता और कविता, तुमने भी अपनी आंखों से देख लिया ना। अब यकीन हो गया कि नहीं? अब यही सब देखने के बाद कविता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह वहाँ से उठती है और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद। अरे मम्मी, क्या हुआ? अरे ऐसे मुंह लटकाकर क्यों घूम रही हैं आप? अरे चुप कर, खबरदार जो तूने जुबान से एक शब्द भी निकाला तो। अरे तूने ही कल मुझे टोका था ना मेहंदी लगाते समय बालों में कि मम्मी ध्यान से, कहीं आपके बाल झड़ ना जाए। अब देख, पूरे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं बालों के। अरे कल से तो अब तक लग रहा है कि मेरे आधे बाल ही झड़ गए हैं। अब देख, तू अपनी इस काली जुबान से कुछ सोच समझ कर ही बोला कर। तू अपनी काली जुबान से अच्छी अच्छी बातें ही निकाला कर। अब कविता सबको समझा समझा कर थक गई थी कि उसकी जुबान गोरी और सफ़ेद भी तो हो सकती है, फिर काली ही क्यों। लेकिन जब घर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो कविता ने अपनी इस बात का फ़ायदा उठाने की सोची। आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। ये लोग मेरी काली जुबान बताकर मुझे परेशान करते हैं। अब मैं बताती हूँ इन्हें कि काली जुबान क्या होती है। अब तो मैं इनकी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी।
फिर उसी दिन से कविता घर में अपनी काली जुबान का डर दिखाकर घर में तानाशाही करने लगती है। अब घर में कोई कविता के सामने बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको डर था कि कहीं कविता अपनी जुबान से कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। अरे कविता, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे मायके में? अरे नहीं तो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं, आज ना तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। पूछ रही थी कब आ रहे हो कविता को ले जाने। पहले तो कहा करती थी कि बस कुछ दिन और रुक जाने दो कविता को, फिर ले जाना। पर आज पहली बार वो ले जाने को बोल रही है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए तुमसे पूछ लिया। अब अपने पति विजय की बात सुनकर कविता हंसने लगती है। माँ हो या भाभी, कोई नहीं चाहता कि बेटी मायके में ज्यादा दिन तक रहे। अरे तुम ऐसी बात पर दुखी होने के बजाय हंस रही हो। अरे वजह जानेंगे तो आप भी हंसने लगेंगे। अरे जब मैं मायके आई तो एक दिन मम्मी बालों में मेहंदी लगाई थी। जब मैंने पैकेट उठाकर देखा तो उसमें केमिकल निमोनिया, उसमें सस्ते कलर इस्तेमाल हुए थे। अब ये सब देखकर मैंने मम्मी को रोका कि आप ये मेहंदी मत लगाओ, आपके बाल झड़ जाएंगे। तो सच में बाल धोने के बाद उनके बाल सच में खूब झड़े। तो मम्मी को लगा कि मेरे बोलने से उनके बाल झड़ गए हैं। फिर ऐसे ही एक दिन छोटू पटपट कर रहा था। मैंने कहा नीचे उतर जाओ, नहीं गिर जाओगे। बस मेरा इतना कहना क्या कि छोटू गिर गया। और फिर एक दिन मैंने ऐसे बात बात में कह दिया कि क्या भैया मेरे से टकरा कर गिर जाएंगे। और भैया का ध्यान मोबाइल में था और वो सच में आगे देखकर नहीं चल रहे थे, तो मेरे से टकरा कर गिर गए। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं सबको? अरे बहुत बताया, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो ठीक है, अब मुझे भी काली जुबान का थोड़ा राजसी सुख ले लेने दो। अब इतना कहकर कविता हंसने लगती है कि तभी उसकी माँ मनोरमा कमरे में दाखिल हो जाती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, गलती हम लोगों ने की और काली जुबान तुझे ठहरा दिया। चल अब बंद करिए जुबान खोलने की धमकी, मैंने सब सुन लिया है। अब सास के समझाने पर रश्मि और रीता को भी समझ में आ जाता है कि जो भी हुआ उनकी गलती की वजह से हुआ। अब गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। फिर इसके बाद दोनों भाभियां कविता से माफ़ी मांग लेती है और कविता भी अपनी भाभियों के गहने उन्हें वापस कर देती है।